नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं, खूनी युद्ध चल रहे हैं, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि अपने विशिष्ट अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। वैसे तो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि कोई परिचय या पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि का नाम भी और काम भी बताऊंगा। आज के हॉल ऑफ फेम में जिस शख्सियत से हम रूबरू होने जा रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र जी का जन्म 1 नवंबर 1968 को बिहार के सहरसा जिले के चैनपुर नामक गांव में एक शिक्षित
परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। More importantly, he did his PhD in Sanskrit from University of Delhi. At present, he is serving Sanskrit department of St. Stephen's College, University of Delhi as its head. And it goes without saying that today he is one of the most quoted experts on Indian knowledge system. Professor Mishra has also made a mark in various seminars, conferences, missions, campaigns, and diverse forums on Bharatiya Gyan Parampara with his profound knowledge base and exceptional oratory skills. And I should not forget to add that Dr. Mishra has been felicitated with 86 prestigious academic awards at national and international levels by various academic bodies for his research, publication, and other academic activities and contributions. Some of the prominent awards are V.K. Thakur Award by the Center for Gender Study, Patna, Lalit Samman by Mithila Lok Foundation, Sanskrit Samaradhak Samman by Delhi Sanskrit Academy, and many more. एजुकेशन सेक्टर में अपने 34 साल के लंबे अनुभव के साथ साथ हमारे आज के विशिष्ट अतिथि कई रेडियो एवं टीवी कार्यक्रमों में अपनी बौद्धिक उपस्थिति एवं इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से संबंधित कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाते आ रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर मिश्र इंडियन थिएटर में बतौर अभिनेता एवं निर्देशक लंबे समय से अपना सराहनीय योगदान भी देते आ रहे हैं। Thus, there are so many accolades and achievements to his name which I cannot cover in this short period of time. But I can tell you in a nutshell that he is a blend of modernity and antiquity. He is a blend of knowledge and wisdom. And his multi-talents and remarkable contributions to society make him a unique human being. And pleasure is solely mine in welcoming one and only multi-hyphenate, great Sanskritist, Professor पंकज कुमार मिश्र जी। तो चलते हैं प्रोफेसर पंकज कुमार मिश्र जी के पास ऑनलाइन मोड में। नमस्कार सर। नमस्कार। लाइफ एक्सप्रेस के इस आभासीय पटल पर या यूं कहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हृदय से स्वागत है। एंड फॉर योर ग्रेसियस प्रेजेंस विद अस, मैं अपनी टीम तथा समस्त इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से आपका सादर आभार व्यक्त करता हूं। जी सर। सबसे पहले सर, मैं लाइफ एक्सप्रेस के इस इतने सुंदर और इतने ज्ञानवर्धक इस पटल पे आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए आपके और मेरे सुनने वाले सारे दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आपके इस लाइफ एक्सप्रेस के विषय में मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन गागर में सागर भरकर आप लाते हैं और हम जैसे जो कि ज्ञान के भूखे हैं, जिनकी पिपासा शांत नहीं हुई है, उनके लिए एक बहुत बड़ा पाथेय आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ी बधाई और ढेर सारी शुभकामना और शुभ्र कामना। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं आपकी विद्वता को नमन करता हूं, क्योंकि आपकी जो मैं कहूंगा कि किताब रूपी मेरे पास में यहीं पे है, मैं दर्शकों को नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन ये 106
पढ़ने का आपका किताब रूपी बायोडाटा अभी मेरे पास है और ये आपने मतलब मैं क्या कहूँ ये दर्शाती है अपने आप में कि आप कौन हैं, क्या हैं और क्यों हैं। बहरहाल मेरी नज़र आपकी स्पेशलाइज़ेशन पर पड़ी और मैंने पाया कि आपका स्पेशलाइज़ेशन या शैक्षणिक विशिष्टता जिसे आप कहते हैं या विशेषज्ञता कह लें, वो इंडियन फ़िलॉसफ़ी या भारतीय दर्शन में है। तो जी। आज की बातचीत हम आपके स्पेशलाइज़ेशन से ही शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भारतीय दर्शन या इंडियन फ़िलॉसफ़ी अपने मूल स्वरूप में है क्या आपके लिए? साथ में हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी और इंडियन नॉलेज सिस्टम के बीच का जो एक तादात्म्य है, उसे आप कैसे देखते हैं? जी, ओवर टू यू सर। सबसे पहले तो मैं भारतीय दर्शन के ऊपर मैं अपनी टिप्पणी कर दूं। मैं इसे यही समझता हूं कि ये हमारे जो मनीषी हैं उनके अनुभवों से निकला हुआ एक ऐसा ज्ञान है, ये एक ऐसी ज्ञान की विधा है जहां तक पहुंच जो है यद्यपि सामान्य व्यक्ति की नहीं है, लेकिन वह ज्ञान सामान्य व्यक्ति के लिए है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यह भारतवर्ष है, ये हमारी सनातन ज्ञान परंपरा है जिसने न केवल इस संसार को माना है, इस संसार को स्वीकार किया है, बल्कि संसार के बाहर है क्या, इस जगत के बाहर क्या है, उनको भी अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, अपनी प्रतिभा से, अपनी मनीषा से हम सब लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। और हम आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति स्वयं में पूर्ण नहीं होता, उनकी पूर्णता उस सुप्रीम से है, उस अल्टीमेट से है, जिनके लिए हम प्रतिदिन जो है समर्पित रहते हैं और जिनके कहने से, जिनके इशारे से हम मूव करते हैं, चलते हैं। अब दूसरा पक्ष है कि अगर इसी भारतीय दर्शन को देखें तो इनकी कई विधाएं निकल गई, जिनको कि हम स्कूल्स कहते हैं, वेरियस स्कूल्स कहते हैं, चाहे उनको वैदिक कहें या नॉन वैदिक कहें, लेकिन अल्टीमेटली गोल सबका उसी अल्टीमेट तक जाना है, चाहे रास्ता कोई भी क्यों ना हो। दूसरा पक्ष, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, मैंने हमेशा से कहा है कि मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम ना कह के मैं भारतीय ज्ञान परंपरा कहने में गर्व अनुभव करता हूं, क्योंकि इंडियन वर्ड जो है एक सर्टेन लिमिट देता है जो भारतीयता की पहचान नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि ये पब्लिक फोरम में यही शब्द, यही प्रोवर्ब यूज होता है, यही फ्रेज यूज हो रहा है, तो इसे बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, अगर हम कहें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का सीड, बीज हमारा दर्शन है। क्योंकि दर्शन का मतलब केवल क्या होता है कि जो ब्रह्मा, आत्मा, जीव, जगत, पुरुष, इनको समझना नहीं है। दर्शन का मतलब ये होता है ज्ञान। और जब से हम भारतीयों ने अपने ज्ञान को लोगों में बांटना शुरू किया है, तब से ये परंपरा चलती चली आ रही है। और भारतीय ज्ञान परंपरा को बिना उस दर्शन से नहीं समझा जा सकता। ये तो एक पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष, जब हम स्कूल की बात करते हैं, चाहे हम वेदांत की बात कर लें, सांख्य की बात कर लें, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, और इंक्लूडिंग बौद्ध, जैन और चारवाक, अगर इन 9 की 9 सो कॉल्ड ट्रेडिशनल स्कूल्स की बात अगर हम कर लें, तो इस दृष्टि से भी अगर देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा एक अम्ब्रेला है। और उस अम्ब्रेला के जो स्पोक्स से होते हैं, तो ये 9 स्पोक्स, ये 9 स्कूल्स से हैं। तो मैं इस दृष्टि से देखता हूं, एक स्पोक को आप हटा दें तो अम्ब्रेला का एक हिस्सा झुक जाता है। तो उसी तरह किसी भी एक विचारधारा को यदि हम न समझे, न जाने, तो हम समझते हैं कि हमारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। हुँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के जो एक तादात्म्य की बात मैंने आपसे पूछा था, यहाँ पे एक प्रश्न लोगों के मन में ये रह जाता है कि व्हाट इंडियन नॉलेज सिस्टम इज़ एंड इज़ नॉट, क्योंकि हमें चाहिए उसका जो एक रेंज, वो रेंज हमें ठीक से नहीं बताया जाता है कि इस रेंज में आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम है। तो उस रेंज को आप कैसे मतलब निर्धारित करेंगे?
जी, मैं सबसे पहले ये भी एक रेखा खींचने की शुरू करता हूँ कि ज्ञान किसी एक कालखंड से बंधा नहीं होता। अगर हम ये कहें कि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा, मध्यकालीन ज्ञान परंपरा या आधुनिक ज्ञान परंपरा, तो हम इस प्रकार से हम डिवीजन नहीं हमें करना चाहिए। हुँ, ये एक सतत है, इसीलिए भारतीय से सुंदर शब्द है सनातन। हुँ, हुँ, सदियों से चला आता है और वो ज्ञान में परिष्कार होता जाता है। वैशेषिक दर्शन एक बात कहता है कि हम जो देखते हैं केवल वही सत्य नहीं है। वैशेषिक दर्शन जिसको हमने नहीं देखा है उसकी भी संभावना को जानने की कोशिश करता है। तो इसलिए कि जो हमारे पास उपलब्ध है केवल वही ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे मनीषियों ने जिस प्रकार साधन विहीन आज के इस सोशल मीडिया से रहते परे अपने उस सूक्ष्म प्रतिभा से अगर ग्रहों की गतियों की गणना कर लेता है, अगर सूर्य की गतियों की गणना कर लेता है, अगर वो पाय का माप दे देता है, अगर वो पृथ्वी की पूरे माप को हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो ज्ञान जो सब जगह है, जो जिसकी संभावना किसी ने नहीं की होती है, ज्ञान का वह उदाहरण हमारे शास्त्रों में, हमारी उस परंपरा में उपलब्ध होता है। दिक्कत यहां पर यह है कि ज्ञान को समझना सबके वश की बात नहीं है और एक ही ज्ञान को कितने ढंग से देखा जा सकता है, देखा जाना चाहिए, ये हमारे में या सामान्य जन में वो सामर्थ्य नहीं होता है। इसलिए जो पुस्तकों में लिखे ज्ञान को हम ज्ञान मात्र कह देते हैं, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान परंपरा जो कह सकते हैं कि अनुभव से उत्पन्न परंपरा है। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं स्वानुभूत्येक मानाय, अपनी अनुभूति ही जिसके लिए एकमात्र प्रमाण है। और ईशावास्योपनिषद कहती है कि पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वो हमारे अपने ज्ञान की पूर्णता की बात करता है। भारतीय ज्ञान लिमिटेड नहीं है। अगर वह सुख की व्याख्या करता है तो दुख को भी वो पूर्ण रूप से जानना चाहता है और पूर्ण रूप से जानता है और तभी जाके हमारे ज्ञान का जो मूल है उस दुख से छुटकारा पाना है। ज्ञान का मूल ये नहीं है कि हमने पीएचडी की उपाधि ले ली, हमने डीलिट की उपाधि ले ली या मैं आज किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं। ये तो इस जीवन का एक आयाम है, एक पड़ाव है जहां पर हम एक सुखपूर्वक खड़े होकर के और दूसरों की सुविधा बांटते हैं। हुँ, 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 हुँ। तो मैं इस रूप में भारतीय ज्ञान की पूर्णता को सोचता हूं। हम इसको इस रूप में ना देखें कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी है कि नहीं, इसमें इंजीनियरिंग है कि नहीं। अगर आप देखें तो समग्रता से इसमें भी है, क्यों नहीं है? जिस तरह हम आयन पिलर अभी देखते हैं मेहरौली का, क्या वो इंजीनियरिंग नहीं है? लेकिन ऐसी चीजों को कह के भारतीय ज्ञान परंपरा को हम सीमित ना करें। जिस तरह से कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी तरह भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन है, इटर्नल है और इनकी प्रवाह जिस प्रकार हम कहते हैं कि गंगोत्री और देवप्रयाग से गंगा निकलकर समुद्र तक चलती है, उसी प्रकार वह इस अंत से लेकर के अनंत तक की यात्रा यह ज्ञान परंपरा करती है। अच्छा सर। लेकिन आज जो वर्तमान शिक्षा नीति की एक अनिवार्यता ये भी है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि ज्ञान को जो डिकोड करने की जो चीज़ है, वो सबके योग्यता या पात्रता के वश की बात नहीं है। लेकिन आज हम थोड़ा इससे अगर हट के सोचें या सोचने की आवश्यकता भी है, क्योंकि अब हम करिकुलम में इसको क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं जी। और करिकुलम में जब आएगा, मॉड्यूलर फॉर्म में आएगा, तो मतलब इट शुड बी ईज़िली अवेलेबल। वहाँ पे हम ये चीज़ हम नहीं कह सकते हैं कि प्यूरिटी इज़ क्लैरिटी, क्योंकि प्यूरिटी रहे, लेकिन प्यूरिटी कैसे हम अपने अंदर आत्मसात करें, उसके लिए जो भी मतलब प्रीरिक्विज़िट मतलब आपकी तैयारी हो, स्ट्रेटजीज़ हो, वो आप करें। लेकिन हमें तो आज ये नॉलेज को ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफ़ॉर्म जी। करना है इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूलर मॉड्यूल्स जो भी है करिकुलम का, तो वहाँ पे फिर एक दिक्कत तो आती है सर कि हम इस नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये कहते-कहते हमने काफ़ी नुकसान उठा लिया सर जी। कि काफ़ी मतलब ये परिष्कृत है और ये सब जो बातें हैं,
तो इससे कहीं न कहीं हमने एक बड़े मास को वंचित कर दिया और या बहुत बहुत वंचित में बढ़िया। रह गए। हाँ, बहुत जी, बढ़िया बात आपने कही। अब देखिए, इसको हम अगर अब व्यावहारिक भाषा में कहें, हम प्लैटर लेते हैं। हमारे सामने एक थाली में बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, लेकिन हम चुनते हैं उसी को जो हमें अच्छा लगता है या जिसमें हमारी रुचि होती है। तो हम ज्ञान परंपरा को अब आते हैं कि हम डिविजनल नॉलेज की बात करें, एक सेक्शनल नॉलेज की बात करें कि ये नॉलेज का एक सेक्शन ये है, नॉलेज का दूसरा सेक्शन ये है। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से ऑब्जेक्टिविटी के साथ आज बात देखी जाती है, उस ऑब्जेक्टिविटी के साथ तो हमारे सामने चीजें नहीं है हमारे शास्त्रों में। हमारे यहाँ चर्चा होती है व्याकरण की, और उससे लिंग्विस्टिक्स की सारी बातें चली जाती है, निकल आती है। तो अगर क्लासिफाइड फॉर्म में अगर आप कहें कि भाई ये लिंग्विस्टिक्स है या ये आपको इंजीनियरिंग है, इस तरह से तो प्रक्रिया हमारे पास नहीं थी, क्योंकि हम लोग सारे ज्ञान को प्राप्त करते थे। अब आप कौटिल्य को देखें, जब हम पाणिनि की बात करें या कालिदास व्यास वाल्मीकि की बात करें, क्या वो एक साहित्य पढ़ करके इतने विद्वान होते होंगे? नहीं होते होंगे। लेकिन उनके सामने जो शास्त्र है, उन शास्त्रों को पढ़ करके वे उन विधाओं को निकालते रहे। हमारी परेशानी यही है कि हमने अपने शास्त्रों को लाल कपड़ों में बांध करके भगवान की चरणों में रखा, और यही कारण रहा कि ज्ञान के उस जो व्यावहारिक पक्ष से हम लोग वंचित रहे। हमने हमारी प्रक्रिया ऐसी नहीं रही कि हम उनको व्यावहारिक जीवन में उपयोग में लाए। अब जैसे आजकल एक नई परंपरा चली है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम कर लेते हैं, हम एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। अब क्या ही देखिए कि ये जो आधुनिक पद्धति है, उसमें हमें सिखाया जाता है क्या कि आप जाकर के देखो कि उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या है या एनवायरनमेंट के बारे में क्या है। लेकिन हमें जानकर के एक सुखद आश्चर्य होता है कि हमने टर्म नहीं क्वाइन किया कभी कि भाई अब मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूंगा या मैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी की बात करूंगा। नो, वो जब साहित्य भी लिखते हैं ना, तो उनमें ये सारी चीजें उनकी साथ चलती है। उस समाज में जिन जिन चीजों की उपयोगिता है, जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, और जिन जिन चीजों की कल्पनाएं की जा सकती हैं कि आने वाली सभ्यता को वो लाभदायक हो सकती है, उन सारी चीजों के ऊपर में विमर्श है। अन्यथा कालिदास हो या पाणिनि हो आज क्यों रेलेवेंट है? अगर पाणिनि ने आज से लगभग 2800 या 2600 वर्ष पहले एक अगर व्याकरण को कोडिंग फॉर्म में लिख रहा है, तो हमें कहना पड़ता है कि भाई ये कोडिंग तो कंप्यूटर वाले ने हमसे सीखी है, क्योंकि हमने उसका उपयोग उस रूप में नहीं किया। लेकिन आज जब हमें दिखता है कि भाई ये तो वहां पर पहले से ही है, तो फिर वहां पे थोड़ी सी इंफीरियरिटी में रह के हमें कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ ये पहले से है। लेकिन ये सच्चाई है कि वो चीजें है। अगर आप लगध की ज्योतिष को देख लें, पिंगल के छंदः सूत्र को देख लें, आखिर क्या रीजन है कि पिंगल के छंदः सूत्र और सामवेद की स्टडी से किसी मंजुल भार्गव को मैथमेटिक्स का बेस्ट अवार्ड मिल जाता है? हुँ, इसका मतलब वहां पर तो चीजें हैं। ये जी, हमारा दोष है कि हम उसे निकाल नहीं पा रहे, या हम उसे समझ नहीं पा रहे, या एक जो हम आत्ममुग्धता की स्थिति कहते हैं, जी, उनसे जी। निकल नहीं पाए। जी, इसलिए यहाँ पे ये आवश्यकता आज जो देखी जा रही है कि जो कि मैं देख रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति भी मतलब इस चीज़ पे बल दे रही है कि वी शुड नॉट सिंपली फोकस ऑन व्हाट ऑफ आईकेएस, रादर वी शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट व्हाई एंड हाउ ऑफ आईकेएस। क्योंकि हम यस। व्हाई या हाउ पे जो कि अप्लाइड पार्ट है आपका, उस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। हम सिर्फ इसी में लगे रह जाते हैं कि वेद में ये है, संस्कृत में ये है, शास्त्र में ये है, लेकिन क्यों है उसकी चर्चा हम बहुत कम करते हैं मतलब। जी। ये चीज़ जी, हाँ। तो इसको मतलब आपने जैसा कहा लेकिन ये इस पे मैं पुनः आऊँगा बाद में लेकिन कहीं न कहीं हमें ये मानना तो आज पड़ेगा कि हमें स्ट्रक्चर्ड नॉलेज की आवश्यकता है। जैसे कि एग्जैक्टली आपने एग्जैक्टली। फिज़िक्स जी, जैसे यस। कि आप फिज़िक्स की ही बात आप कर लें, अब कई हाँ। लोगों को पता नहीं है कि अब ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहाँ से आया। बेसिकली ये तो आपका कनाद के जी, वैशेषिकी में कनाड। है हाँ, हाँ। कि संयोग हाँ, हाँ। अभावे गुरुत्वात् पतनम, तो हाँ, वहाँ हाँ, पे हाँ। साफ लिखा हुआ है। तो अब इस चीज़ को डिकोड कैसे करें? उसी तरह से अगर धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, हमारे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है जो कि कैलकुलेशन के हिसाब से एग्ज़ैक्ट वही एग्जैक्टली बैठता है। वही। हाँ, हुँ। हाँ, तो हाँ। इन चीज़ों को तो थोड़ा हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देना पड़ेगा हमें।
सर, मैंने जी, अभी आपको कहा था कि हम लोग ऐसी एक एक कह सकते हैं कि परंपरा से बंधे रह गए, जहां पर कि हमने अपने शास्त्रों को लाल कपड़े में बांध करके भगवान के चरणों में रखा। आज जी, भी जी, हम जी। आदर के साथ रखते हैं। हुँ, हमने हुँ, कभी उस दृष्टि से उनकी पढ़ाई नहीं की कि भविष्य में उनका वैज्ञानिक प्रयोग कैसे हो सकता है। हुँ, अब हुँ, रही हुँ, बात, आपने जब ने कहा कि स्ट्रक्चरल हमने या जैसे ऑब्जेक्टिवली उनमें चीजों को हुँ, निकाल हुँ, कर, अभी मैं आज दोपहर में पढ़ रहा था एक इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि 20th सेंचुरी का क्वाइंड किया हुआ एक टर्म है। आप जी, बेहतर जानते हैं इस चीज को। जी, जी, जी। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आप जब देखें तो पूरी की पूरी जो गीता है वो उसी इमोशनल इंटेलिजेंस का परिणाम है। अगर एग्ज़ैक्टली। आप देखें कि शुरू के 1 से लेकर के जो 15 तक के वर्सेज हैं, हुँ, 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 वो हुँ, इमोशन उसी में डेवलप हो रहा है, तब जाकर के कोई कृष्ण आता है और उसके उस इंटेलिजेंस को थ्रो हुँ, करता हुँ, है। हुँ, 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 हमने उसे नहीं समझा, हमने हुँ, उसे नहीं पकड़ा, लेकिन जब हुँ, हमारे सामने इमोशनल इंटेलिजेंस डाल दिया गया, तब अब आप हुँ, करके मैं आपके सामने बोल रहा हूं ऐसा। हुँ, पहला हुँ, पद्य ही है मामकाः पांडवाश्चैव, जिसमें देखिए जो धृतराष्ट्र का पूरा इमोशन वहां पर है कि मामकाः, कि मेरे पुत्र कैसे। तो हुँ, लेकिन लेकिन इसके साथ हमें यह भी देखना होगा, आपने बड़ी अच्छी बातें की। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रही कि जो सो कॉल्ड जो संस्कृत में आने वाले, संस्कृत में पढ़ने वाले या संस्कृत की जो ये है, वो पारंपरिक अध्ययन से बाहर न निकल पाए। और हम लोग कहते हैं, चाहते हैं कि नहीं, हम परंपरा से, परंपरा का कभी विरोध नहीं होना चाहिए, हम परंपरा का भी अनुपालन करें और उनको आवश्यक है कि उसको मॉडर्न साइंस से हम रिलेट करें। हुँ, 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 मैं अगर यहाँ चाहूं तो एक मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूं, एक श्रेय दे रहा हूं। आपने अभी हाल में अपने इंस्टीट्यूट में एक ट्रांसलेशन के ऊपर में एक पूरा 2 दिन का एक इंटरनेशनल सेमिनार किया। जी, मैं वहां से एक विषय लेकर के आया और आपको जानकर के ये सुखद आश्चर्य होगा कि ट्रांसलेशन पर एक फुल फ्लेजेड एक पेपर बना करके कल मैंने ऑनर्स में डीएसई, जो डिसिप्लिन जो स्पेसिफिक इलेक्टिव है, वो कोर्स बना करके हमने दिया है, पूरा का पूरा डीएसई। बहुत अच्छा, बहुत और मैंने बढ़िया। उसके लिए फाइट किया है, युद्ध किया है। कई लोगों ने कहा कि इसको डीएसई में नहीं डाल करके जी में डालें, लेकिन मेरा हुँ, ये हुँ, था कि नहीं, हमारे संस्कृत के बच्चों के लिए ये है, ताकि वो हुँ, उसकी टेक्निकलिटी को पढ़े और उनको हुँ, जाके हुँ, हुँ, यूटिलाइज। बहुत तो बढ़िया, विषय बहुत देखिए, बढ़िया। अगर ऐसी सोच लेके चलेंगे, अगर आप कितने सुंदर सुंदर आप विषय चुन करके लाते हैं, हुँ, हम हुँ, उसे उस परंपरा से रिलेट करें। हमारे हुँ, यहाँ हुँ, पारंपरिक विद्वानों की कमी नहीं है। आज हुँ, भी हुँ, भारतवर्ष में आप अगर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाएं तो लाखों संस्कृत के पारंपरिक विद्वान मिल जाएंगे। लेकिन दुख हुँ, का विषय ये है कि आधुनिक विद्वानों का उतना ही अभाव है जितना कि पारंपरिक विद्वानों की बहुत अधिक, कह सकते हैं कि अनंतता है, भरे हुँ, पड़े। हुँ, तो हमें कुछ आधुनिक विद्वानों को बनाने की आवश्यकता है। हुँ, हम हुँ, केवल उसी प्राचीन परंपरा से आज नहीं चल सकते। भाई, जिस तरह से हमने अपने लाइफ में किसी भी रीजन से फास्ट फूड को एडॉप्ट किया कि नहीं, जी, हम अपने जीवन में जो जितनी भी चीजें ऐसी हैं हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। हम क्यों ना संस्कृत के अध्ययन के, प्राचीन ज्ञान के, प्राचीन विद्याओं के अध्ययन के लिए परंपरा को पैरेलल लेके चले और उसको हम कॉम्प्लीमेंट करें मॉडर्न अप्रोच से। और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चाहे हुँ, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे आपके जैसे इंस्टीट्यूट हो, एमआईटी एंड ऑल हो, वे हुँ, सारे के सारे अच्छे तरीके से इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं हुँ। और प्रयत्नशील हैं। लेकिन आज का एजुकेशन जो है सर ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि आप तो खुद भी कई फोरम में ये कहते आ रहे हैं कि जो हमारा वैदिक परंपरा है जिसमें कि पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है आपका, वो तो आपका साविद्याया विमुक्तये, जिसको कि आप कहते हैं कि आज साविद्याया नियुक्तये हो गया है। हुँ। तो पर्पस यहाँ पे ये है कि सफरिंग्स हुँ, अ ट्रू एजुकेशन इज़ वन दैट लिबरेट्स यू फ्रॉम सफरिंग्स। लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है, वो तो हमें सफरिंग्स को मल्टीप्लाई कर रही है, बढ़ा रही है। तो हम इसको पैरेलल अगर हम लेके चलें तो कितना ये न्यायोचित होगा? सर, अगर मैं एक अपने ढंग से अगर इसकी व्याख्या करूं, तो हुँ, मैं हमेशा कहता हूं कि आज कभी आज नहीं होता।
आज सदैव कल रहा है। हमने अभी कहा कि सा विद्या या विमुक्त ये, ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में सा विद्या या नियुक्त ये नहीं था। हम्म। क्लैरिटी के साथ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे भर्तृहरि कहते हैं सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति, सारे गुण जो है वो पैसे पे हैं। मैं एक श्लोक सुना रहा हूं, देखें कि कहते हैं धनैर निष्कुलिना कुलीना भवन्ति धनैरापदम मानवा निस्तरन्ति धनेभ्यः परो बांधवो नास्ति लोके धनान्यर्जयध्वम धनान्यर्जयध्वम। धन अर्जित करो, धन अर्जित करो। हमारे यहाँ एक उपाध्याय, एक टाइटल है। अगर सही अर्थों में देखें तो वेदों के किसी अंश को पैसे लेकर के पढ़ाने वाले आचार्य को उपाध्याय कहा जाता था। तो ये जो चीजें हैं पैसे के बिना, हमें तो अर्थ आपने सिखाया कि अर्थ जो है हमारा एक पुरुषार्थ है। तो जब तक हमारे पैसे हमारे पास नहीं होंगे, हम ज्ञान को या ज्ञान के प्रयोग को समृद्ध नहीं कर पाएंगे। तो एक तो यह पक्ष। अब रही बात सही में जो आपने कहा कि सफरिंग, तो ये सफरिंग जो है ये इंडिविजुअल सेंट्रिक, इसलिए कि हम सभी के सभी लोग 3 प्रकार की इच्छाओं से जुड़े होते हैं। कोई लोकैषणा, वित्तैषणा आदि कहते हैं, हम सबके उसी के अधीन है। और ये आज नहीं है, ये कल भी थे। आप विश्वामित्र का संघर्ष देख लीजिए, उनकी ऐषणाओं को देख लीजिए, हमारी शास्त्रों में उपलब्ध है। हमें वहां पर घबराना नहीं है कि पहले कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा, क्योंकि युग सदैव एक समान होता है, सुविधाएं बदलती है। चिंतन उस समय भी वैसा ही था, और आप जैसे मनीषी लोग आज भी वही चिंतन कर रहे हैं जो प्राचीन काल की चिंता थी। और हम आप नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार से चिंता करेंगे। लेकिन ये मनुष्य का विजडम होता है कि वो चूज क्या करता है। अगर हमें चूज करना है कि हमें अंबानी बनना है, तो स्वाभाविक है कि हमें सफरिंग में जीना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें एक यह बन के रहना है कि नहीं, जितनी की मुझे प्राप्ति हो रही वो अच्छी है, लेकिन हमें ज्ञान की बात करनी है, हमें समाज में एक सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करनी है, तो मेरे ख्याल से ये सफरिंग वहां पर नहीं आती। हम अपनी इच्छा को कितना अधीन, अपने इच्छा को कितना नियंत्रित करते हैं, वो सबसे प्रमुख विषय है। इसलिए मैं इसे कतई समझ नहीं पाता कि जब कोई व्यक्ति कहते हैं कि देखो आज की दुनिया कैसी हो गई। नहीं, पहले भी यही था, और उदाहरण भरे पड़े हैं। क्यों? आप ऋग्वेद में जाकर के देखें, एक जुआरी का जीवन दिखाता है वहां पर कि बेचारा जुआ में सब कुछ हार जाता है। उनकी वाइफ, उनकी मदर दूसरे के घर में जाकर के काम करती है, रो की उनकी जीवन बेहाल है, किसी तरह से जिंदगी नहीं चल रही है। तो वहां पर भी तो ऐशना है, वहां पर भी तो सफरिंग है ना। एक पैसे की प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में एक उदाहरण मिलता है कि जुआरी अपना सर्वस्व हार जाता है। वही उदाहरण आपका महाभारत है। तो लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूं कि जिसने अपने विवेक, जिसने अपने विजडम को समझा है, वो आज भी समाज में अच्छा कर रहे हैं और समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So that will take me to my next question, which is somewhat critical, I will say. And जैसा कि हम देख रहे हैं कि today's education, it seems to be very paradoxical. For the reason that, on the one hand, we are trying to regain our, glorious academic past of Nalanda time. On the other hand, we are still the copier of Macaulay model of education. So in a sense, we are not setting any benchmark. हमारा अपना कोई benchmark आज नहीं हम स्थापित कर रहे हैं on global platform, और हम बात करते हैं कि हमें global knowledge super power बनना है, ठीक है? क्योंकि ये बड़ा दुख होता है सर कि शिक्षा नीति का ये जो दोहरापन आजकल देखने को मिल रहा है। एक तरफ आप भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दर्शन, गुरुकुल मॉडल ऑफ एजुकेशन की बात आप करते आ रहे हैं, दूसरी ओर वेस्ट के बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करने में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस वर्तमान शिक्षा नीति से हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं या विश्व चेला बनने जा रहे हैं? नहीं, आपने बहुत सुंदर और मेरे ख्याल से जो आखिरी शब्द आपने प्रयोग किया है, मैं शुरू से ही काफी वोकल रहा हूं, और स्पेशली एनईपी के सिस्टम को लेकर के पढ़ने में, सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। लेकिन प्रयोग में इन्होंने भारतीय शिक्षा को सर्वाधिक आहत किया है। और मैं यह बखूबी कह रहा हूं, मुझे इसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं है, और मैं किसी भी राजनीति के अधीन होकर के बात नहीं कर रहा हूं। आप देखें, हम लोग खड़े होकर के हमारे हर जिस किसी भी दल के राजनीतिज्ञ हों,
मैकॉले को गाली देते रहे। आपने क्या किया? डीएससी लगा दी, जी लगा दी, एसईसी लगा दी, वीएससी लगा दी। ये क्या हमारी शिक्षा पद्धति है? ये हमारी शिक्षा पद्धति नहीं है। आज हम लोग सर बाध्य हो गए हैं। मुझे कहने का सौभाग्य है कि मैं पिछले कई वर्षों से, आज मेरे इतना सिलेबस पूरे भारतवर्ष में किसी ने नहीं बनाया होगा। अब मैं बात करता हूं कि हम जो पूरा का पूरा पहले एक शास्त्र पढ़ते थे, हमारी जो पढ़ाई हुई है, जब हम लोग पढ़ते थे पूरा 1 ईयर कोर्स था। अब उस 2 सेमेस्टर में हमें क्या करना पड़ा है? जो पहले पूरी किताब पढ़ाई जाती थी, अब वो कोई पता चला कि एक हल्का सा पीस एक उनके सामने रख दिया जाता है कि ये पढ़ लो। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, कुमार संभवम है पंचम, जो 5th कैंटो, हम लोगों ने पूरे 86 वर्सेस पढ़े, और आज बच्चे को हम 15 या 20 वर्सेस पढ़ा रहे हैं। हमने पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा, हमने ब्रह्मसूत्र का पूरा। अब उसमें क्या है कि हम लिमिटेड देते हैं। पाणिनि व्याकरण हम लोग कभी नहीं एडिट करते थे, लघु सिद्धांत कौमुदी पूरा पढ़ाते थे। अब लघु सिद्धांत कौमुदी को लघुतम सिद्धांत कौमुदी हम लोगों ने बना दिया है। तो ये सही कह रहे हैं कि राजनीतिक सोच, सही में आप कह रहे हैं कि शायद ज्ञान की दृष्टि से हम विश्व चेला बनने जा रहे हैं। भले ही हम सुंदर पिचाई या ऐसे वो सब की बात हम कर लें कि हमने ये दिया और हमने वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सीईओ हैं हमारे हैं, वो एक पद है, वो आपने ये किया। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से जो भारतीय परंपरा जिसे कहते हैं, जिससे कि हम विश्व गुरु बनने की चाहत रखते हैं, मेरी भी इच्छा होती है और मेरी पूरी शुभकामना है, और मेरा पूरा कह सकते हैं कि उसमें योगदान रहेगा कि जब भी कभी विश्व गुरु बनने की बात आएगी। लेकिन जो प्रयोगात्मक रूप है, जो नई शिक्षा पद्धति के, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से, मैं समझता हूं कि उसमें न्यूनता है, उसमें हीनता है। और इसी को लेकर के मेरी एक दूसरी चिंता ये है कि टुडेज संस्कृत एजुकेशन इज नॉट प्रोड्यूसिंग, मैं जो अपने ऑब्जर्वेशन में जो पाया हूं कि इज नॉट प्रोड्यूसिंग आइडियल गुरु और आचार्य ऑफ संस्कृत। क्योंकि जो भी मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा, उस आधार पे मैं कह रहा हूँ। और मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाई आर वी वेस्टर्नाइजिंग संस्कृत? जैसे योगा का अमेरिकनाइजेशन हो गया, वैसे ही मुझे लगता है कि संस्कृत का भी अमेरिकनाइजेशन होने वाला है। और होने वाला क्या है, बल्कि हो चुका है, मैं कहूंगा। हो चुका हाँ, है। तो आप ही बताइए कि आज के अधिकतर संस्कृत शिक्षक जो संस्कृत के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संस्कृत में बात नहीं करते। तो जो देव भाषा, वैसे तो आपने आंकड़ा दिया कि 1.5 लाख के आसपास इतना जो पंडित लोग हैं, जानकार इसके, लेकिन जो मैंने अपने आंकड़े में पाया कि ये देव भाषा जो पूरी धरती पे या पूरे ब्रह्मांड में गूंजती थी, आज वो 15,000 लोगों के वोकल कॉर्ड्स तक सीमित रह गई है। तो कौन है या क्या है संस्कृत के इस अधोगति के लिए जिम्मेदार, और क्या है इसके निदान? साथ में हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक संस्कृत के विद्वान होने के नाते आपने व्यक्तिगत स्तर पर, भले ही आपने अभी बहुत कुछ कहा, मैं मानता हूं, लेकिन आपने जो वर्तमान में क्या-क्या आपने प्रयास किया है या किए जाने चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। जी। आपके 3 प्रश्न आए। सबसे पहले तो गुरु हम क्यों नहीं बना पा रहे, दूसरी बात संस्कृत की दुर्गति, और तीसरा मेरा योगदान। मैं सबसे पहले गुरु की बात कर रहा हूं। सर, अगर देखा जाए तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज को पूरा मॉडर्न और वेस्टर्नाइज्ड वे में माना जाता है, उसको रिकॉग्निशन इस रूप में दिया जाता रहा है। लेकिन ये यही स्टीफेंस कॉलेज है जहां के टीचर 5-5, 7-7 बजे तक हम सब लोगों को लॉन में बैठ करके उन्होंने पढ़ाया। मतलब जिसको कह सकते हैं कि जिनको कि हमने क्लास में नहीं बांटा। अगर हम ये कहें कि हमारी क्लास 1 घंटे की हो रही है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। हमारी क्लासेस 12:30 बजे के बाद खत्म हो जाती थी। लंच के बाद हमारे सर, हमारे टीचर्स, अगर आप कहें तो मैं नाम ले सकता हूं, श्रद्धेय डॉक्टर हर्ष कुमार और अभी हमारे श्रद्धेय डॉक्टर आशुतोष दयाल माथुर, शाम तक लॉन में बैठ करके हम लोग उनसे पढ़ते थे, पेड़ों के नीचे। गुरुत्व है वहां पर। लेकिन जिस प्रकार की अभी जिस शिक्षा पद्धति की हम बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं के अधीन अब बात कर रहा हूं।
8:30 से लेकर के 5 बजे तक एक शिक्षक अगर केवल क्लास में आएगा, वो शिक्षक कभी गुरु नहीं बन सकता। इसीलिए यह राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का दोष है कि उसने गुरु के गुरुत्व को छीन लिया और हम सब लोगों को कह सकते हैं कि क्लेरिकल जॉब में स्किल्ड कर दिया। कभी ये आंकड़ा भेजो, कभी ये डेटा भेजो, कभी ये काम करो, यानी हम लोग दोनों काम कर रहे हैं, क्लास में भी पढ़ा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, हर शिक्षक गुरु बनना चाहता है। हर शिक्षक चाहता है कि उसका गुरु जो है, उसका जो गुरुत्व है वो अपने शिष्य पर उसका प्रभाव डाले और शिष्य उससे भी आगे बढ़े। क्योंकि हमारा प्रमाण पत्र यह नहीं होता कि मैंने अमुक विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया। हमारा प्रमाण पत्र यह है कि हमारा पढ़ाया हुआ छात्र आज कहाँ है। हम आप प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं यहाँ पे? नहीं, प्रबंधन की जिम्मेदारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पद्धति की, सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं। क्योंकि उस समय हमारी 12:30 बजे क्लास खत्म हो जाती थी और उसके बाद हम बैठ करके सर के साथ बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं, ट्यूटोरियल डिस्कस कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। लेकिन आज क्या है कि 8:30 हमारी पहली क्लास होती है और कॉन्टिन्यूअस बीच में 30 मिनट्स का ब्रेक होता है कि आप जाकर के लंच ले आए, फिर क्लासेस शुरू होती है। ना हमारे पास रिसर्च का टाइम है, ना हमारे पास अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके उनके सुख दुख को समझना है, क्योंकि गुरु छात्रों के सुख दुख को भी समझते थे, उनके परिवार की परेशानी का भी हिस्सा बनते थे। तो ये तो गुरु की बात हुई। और अगर ये परंपरा रही तो गुरु शब्द देखिएगा, एक समय आएगा कि वो इतिहास का विषय बन जाएगा कि गुरु हुआ करते थे। हो चुका है सर। हो चुका है। हाँ, नहीं, अभी भी जहां विद्यापीठीय पद्धति में चल रहा है ना, कई सारे जितने आश्रम हैं, गुरुकुल हैं, वहां पर है। और हम जहां जब विजिट करते हैं सर, वहां तो गुरु के प्रति असीम श्रद्धा देखी जाती है। आज भी उसी रूप में शिष्य वहां पर रहते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार गुरुकुल प्रभात आश्रम जाने का मौका मिला है और वहां पर उनके समीप मैंने बैठ करके देखा है कि किस तरह वो उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है। तो ऐसा नहीं है, हमें उस व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि जो संस्कृत की दुस्थिति की जो बात की, सर आप अगर इतिहास उलट कर देख लें कि वही भाषा प्रगति करती रही है जिस भाषा को राजनीतिक संरक्षण मिला हो। अशोक ने पाली को संरक्षण दिया, एक निश्चित काल तक पूरा का पूरा पाली भाषा जो है वो संस्कृत को पीछे छोड़ चुकी थी। उसके बाद जब गुप्ता पीरियड शुरू होता है और एक लंबी परंपरा चलती है, संस्कृत को संरक्षण मिलता है। उसके बाद 1192 में मोहम्मद गोरी भारत आता है, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है और उसके बाद 1526 तक एक अलग भाषा को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। 1526 से लेकर के 1857 तक एक अलग भाषा को संरक्षण मिलता रहा और 1857 से आज तक आप अगर अंग्रेजी को संरक्षण देंगे तो संस्कृत क्या, वो दिन दूर नहीं कि जिस भाषा में आज अभी हम वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वो हिंदी भी अपना स्वरूप खो चुकी होगी। तो इसलिए जब तक किसी भी भाषा को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता, वो भाषा कभी प्रगति नहीं कर सकती। हम दिया जला रहे हैं संस्कृत का, लेकिन हम एक बहुत बड़ा विशाल बल्ब नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि सही आपने कहा कि हम विश्व चेला बनने को तैयार हो रहे हैं। हम अमेरिकन मॉडल अपना रहे हैं, हम वेस्टर्न मॉडल अपना रहे हैं। अरे भाई, हम अपने मॉडल को अपनाएं और तब हम अमेरिका को सिखाएं कि देखो हम कैसे पढ़ाते हैं। बिल्कुल, अगर ये पद्धति हो जाएगी तो विश्व गुरु भी बनेंगे और संस्कृत की जो दुरावस्था है सर, वह भी दूर होगी। लेकिन प्रॉपरली राजनीतिक संरक्षण चाहिए, बिना किसी राजनीतिक राग द्वेष के। तीसरा आपने कहा मेरा योगदान, मैं अपने को सदैव संस्कृत का एक दिहाड़ी मजदूर समझता हूं और मैंने हमेशा से कहा है कि संस्कृत जगत का मैं एक उपेक्षित व्यक्तित्व हूं, लेकिन सर्वाधिक अपेक्षा मेरे से रहती है लोगों को। जहां भी किसी भी रूप में मुझे लोगों ने कहा, मैं सश्रम तन मन धन से वहां पर उपस्थित रहता हूं और कहीं भी चाहे किसी भी जगह पे हो, मैं जेन्युइनली जो मैं सोचता हूं संस्कृत के उत्थान के लिए, मैं वहां पर पूरी तरह से अपना सब चीज सेक्रीफाइस करके मैं वहां रहता हूं। और इससे बड़ा मैं उदाहरण क्या बताऊं आपको
मैं कल का दिन बता रहा हूं, 3 जगह दौड़-दौड़ के मैंने मीटिंग की और केवल सिलेबस बनाने के लिए। केवल अलग-अलग लोगों ने मुझे बुलाया, अलग-अलग लोगों के साथ बैठ कर के उनको भी बना करके दिया, इनको भी बना करके दिया, सबको दिया। अब रही बात जो संस्कृत भाषाई रूप है, जी। हम आप सभी जानते हैं, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजै। आज जिस रूप में छात्रों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, छात्रों की नियुक्तियां हो रही है, हमारे मन में ये हमेशा रहता है कि बच्चा अगर यह नहीं जानेगा तो आगे की लड़ाई में ये असफल हो जाएगा। इसलिए हमें उनको आधुनिक ज्ञान भी देना होता है। रही बात, जहां तक संस्कृत की उपयोगिता होती है, हम लोग उस संस्कृत का संपोषण करते हैं, संवर्धन करते हैं, लेकिन समय और जो आधुनिक व्यवस्था है, वही हम लोगों को संस्कृत से दूर करती जा रही है। इसलिए मेरा योगदान इस रूप में यही है कि जिस किसी भी रूप में, चाहे वैचारिक स्तर पे हो, चाहे आर्थिक स्तर पे हो, चाहे शारीरिक स्तर पे हो, मैं सदैव संस्कृत के लिए ही तत्पर हूं, क्योंकि मेरा जो खाना पीना है, मेरी जो आइडेंटिटी है, वो संस्कृत से है और मेरी आइडेंटिटी संस्कृत ही है। तो बहुत ये ही मेरा बढ़िया सर। जी, बहुत ही अच्छा। नहीं, आपका योगदान बहुत ही सराहनीय है सर, हम सब उससे अवगत हैं। लेकिन मेरा पूछने का ध्येय थोड़ा ये था कि संस्कृत सीखने के लिए भाषा के रूप में संस्कृत सीखना बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसकी, उसको मतलब सिम्प्लीफाई करने के लिए कुछ और भी प्रयास होने चाहिए। मतलब कहीं न कहीं व्याकरणिक रूप से हम फँस जाते हैं और कुछ समय के बाद वो उत्साह भी खत्म हो जाता है। सर, मैं इस पे भी अपनी टिप्पणी दूंगा, और वो टिप्पणी यह है कि संस्कृत भाषा भी उतनी ही सरल है जितनी फ्रेंच, जितना जर्मन, जितनी जापानीज और जितनी चाइनीज। आप कहेंगे कि मैंने इन चारों भाषाओं का नाम क्यों लिया? वो इसलिए हमने लिया कि जब हमें कोई भाषा नहीं आती तो उस स्तर पर वो भाषा उतनी ही कठिन होती है जितना कठिन लोग संस्कृत को कहते हैं। हुँ, अब आप बच्चों को स्कूल में जिस तरह से वो पढ़ाया जाता है, जिस तरह से उनके पीछे आकर्षण पैदा किया जाता है, खींचा जाता है, बच्चे उसको सीख रहे हैं ना। हुँ, हुँ, उनमें भी क्या इंग्लिश बिना प्रिपोजिशन से रटे हुए, बिना यूज किए हुए, क्या इंग्लिश भाषा सीखी जा सकती है? हुँ, हुँ, एट द सेम टाइम, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्या उसमें लॉज थ्योरम को बिना रटे हुए क्या हम हुँ, जान सकते हैं फिजिक्स की समग्रता को? बल्कि क्या हुआ कि संस्कृत में जो वो पारंपरिक रूप डाल दिया गया, उससे घबराहट होने लगी। लेकिन आज काफी इस स्तर पर हर जगह बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, संस्कृत भारती है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, ये जो जिसको केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप खुद इस चीज को जान रहे हैं कि इसके संस्कृत को सरल बनाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल ढंग से उनको सिखा रहे हैं। हुँ, संस्कृत कठिन कहां पर है? संस्कृत कठिन ग्रंथों में है। हुँ, व्यवहार में संस्कृत कठिन नहीं है। हुँ, 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 अहम भवता सह संवादम करोमि। अब ये बात ऐसा नहीं है, लेकिन इसी को अगर आप बड़े ही ढंग से, अगर आप साहित्य में लिखेंगे तो अलंकारिक ढंग में लिखेंगे जो आम आदमी से दूर है। बिल्कुल। अन्यथा प्राचीन काल के जो अभिलेखीय संस्कृत है, आप देखें कितना सहज है, कितना सरल है। लोक भाषा में अगर संस्कृत थी तो क्यों थी? उस समय तो संस्कृत तो यही थी उस समय, लेकिन हुँ, सारे लोग जानते थे, इसका मतलब उस समय संस्कृत सरल रही होगी, जी, तभी तो सारे लोग जान रहे हैं ना। बिल्कुल। हमारी मेथोडोलॉजी जिस तरह की है, हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हुँ, वो हुँ, बहुत मैटर करता है। बहुत संस्कृत अच्छी को जी। लोगों से दूर करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन रहा, वो ये रहा कि अदर देन संस्कृत वी कैन नॉट यूज एनी वर्ड इन संस्कृत। हुँ, हुँ, वो एक इसको जटिल बनाता है। जैसे हम बिल्कुल। हिंदी में उर्दू के भी शब्द ले लेते हैं, अरबी के भी शब्द ले लेते हैं, चाइनीज वर्ड भी ले लेते हैं और हिंदी चल पड़ती है और चली हुँ, हुई हुँ, है। इंग्लिश में हुँ, भी वही परंपरा है। संस्कृत को हमने बहुत बुरी तरह से उसकी फेंसिंग करके रखी, हुँ। मिश्रण नहीं होने के लिए दिया। कदाचित मैं समझता हूं कि लोगों से दूर होने का यह एक कारण रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे ये भी समझ पा रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य यही था कि पहले हम भाषा को सीख लें,
संस्कृत भाषा को सीखें, और हम भाषा को सीखते हैं तो हम अपने शास्त्र को भी समझने में मतलब सफल हो सकते हैं। क्योंकि आज कहीं न कहीं संस्कृत जो है, इट इज़ बिकमिंग अ काइंड ऑफ आई विल से मीडियम ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन रादर देन इंस्ट्रक्शन। ठीक है? क्योंकि संस्कृत लोगों को आती नहीं है, वो कैसे वेद को पढ़ेंगे? हुँ, ट्रांसलेटेड वर्ज़न जो है वो और भी समस्या उत्पन्न कर रही है आजकल। चाहे वो अथर्ववेद का हो, ऋग्वेद का हो, कई चीज़ों पे मैं देखा जी, कि काफ़ी जी, चर्चाएँ जी। चल रही है। तो ये मीडियम ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ना बने, इसलिए कम से कम संस्कृत मतलब सिखा हम अगर जितना हो सके लोगों को सिखाएँ, और सिंपलर वे में सिखाएँ, और एक बड़ा ही मतलब ईज़ी मॉड्यूल उसका हम बनाएँ, जो कि अभी तक पता नहीं हम लोग उसको देख नहीं पाए यहाँ पे अपने विश्वविद्यालय में। प्रयास बहुत किए, लेकिन उम्मीदें रहेंगी कि मतलब कभी न कभी कुछ बेहतर आएगा। ख़ैर, हाँ, अभी मैं आगे बढ़ूँगा एक अगले प्रश्न की ओर, जिसमें मैं ये जानना चाहूँगा सर, बिकॉज़ दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू करियर एंड एम्प्लॉयमेंट। जी, जी। So, because today the speed with which we are, the world is changing. Rather, we cannot say what does the future hold for us. Hmm. And the career flights that our students are taking today will not necessarily land them at the right airport, after 5 or 10 years. So, in this scenario, what would you like to say on future readiness of our students for future jobs, especially in subjects like Sanskrit? मतलब क्या सब है संस्कृत में रोजगार के अवसर? क्योंकि जब तक आप रोजगार का वो चित्र नहीं दिखाएँगे, लोग उसमें रुचि नहीं लेते हैं। और ये भाषा भी जो मतलब मैं कहूँगा कि लुप्त हो रही है, वो मेरे समझ से इसलिए लुप्त हो रही है क्योंकि दिस कुड नॉट बिकम द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स। हुँ, तो कहीं न कहीं मतलब खैर उस पे हम बाद में आएँगे, जी, लेकिन जी, इस पे सर आप ज़रा मैं प्रकाश डालिए। हाँ, मैं स्माइल इसलिए कर रहा था कि फिर मेरी एक इस पर अपनी सोच है। एक ये जो मुहावरा गढ़ लिया गया संस्कृत में नौकरी, मैं उनके ऊपर आपने बड़ा ही जेन्युइन प्रश्न पूछा है, क्योंकि हर जगह यही मैं कई जगह कई स्कूल में गया हूँ ओरिएंटेशन में कि ताकि बच्चे संस्कृत पढ़े, सबका यही है कि संस्कृत में नौकरी कहाँ? सर देखिए, नौकरी किसी विषय या किसी भाषा में नहीं होती। ये चीज हमें मानना ही पड़ेगा। संस्कृत जो नौकरी जो है, वो हर विषय के अच्छे बच्चों को ही मिलती है। इसलिए कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप संस्कृत के हैं इसलिए नौकरी नहीं मिलेगी। अब इसको हम इसे ढंग से देखें। आप जरा सोचें कि अगर आज बैंक में हिंदी ऑफिसर की पोस्ट है, संस्कृत वाले के लिए वो इजी केक है, क्योंकि उसमें ऑब्लिक करके लिखा रहता है हिंदी ऑब्लिक संस्कृत में। वहां पर तो ये इसका मतलब देखिए क्या है कि संस्कृत एक भाषा है। आज जो ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर है, दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, और ऑफ कोर्स एकेडमिक जॉब है, ये सारी चीजें जो है हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि ये इसका पर्टिकुलर है जो कि और सारे विषयों में होता है। मैं हिंदी की भी बात करता हूं, इंग्लिश की भी बात करता हूं, इंग्लिश में जॉब नहीं है कहीं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इंग्लिश विषय के लिए जॉब नहीं है, हिंदी विषय के लिए जॉब नहीं है। उसी तरह से संस्कृत विषय के लिए जब जॉब की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये टाइप ऑफ ये जो है ना फेलिशियस, ये एक कह सकते हैं फ्रेज है। बट कहीं भी अभी यूपीएससी की चर्चा करें, इस वर्ष अभी जो रिजल्ट आया है, मैं एक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात करूं, वहां बच्चे कुछ पढ़ रहे थे, उसमें से 3 का चयन हुआ जो कि संस्कृत रख करके दे। वहां पर तो नहीं लिखा हुआ है ना कि संस्कृत का ये जॉब है, लेकिन संस्कृत के जो बच्चे अच्छे रहे होंगे, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उनको उनको अब इंटरव्यू कॉल आएगा, वो इंटरव्यू करेंगे। इसी तरह से बैंकिंग जॉब में भी आप जाते हैं हमारे, आप देखेंगे कि संस्कृत में स्टीफेंस के बच्चे बैंकिंग जॉब में आपको मिल जाएंगे, कई स्टीफेंस के बच्चे कई सारे आपको एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाएंगे। इसीलिए ये कहना कि संस्कृत में जॉब नहीं है, मुझे लग रहा है कि इस मुहावरे को, उस कहावत को बदल करके इसकी और अलग जो कोई समस्या है उनको हम करें। नहीं तो एक चीज और बताऊं, एक छोटी सी बात कर रहा हूं, बीएड पूरे भारत में किसी भी एक विषय को लेकर के कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है बीएड का।
लेकिन केवल संस्कृत में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशन से भरे पड़े हैं। तो देखने के दोनों नजरिए हैं, लेकिन मैं फिर भी इसे ये नहीं कहता कि ये संस्कृत में जॉब है, क्योंकि सारे बच्चे अगर बीएड कर ही लेते हैं तो भी सबको नौकरी नहीं मिलती। नौकरी तो जहां भी जाएंगे। अभी मैं कई बार से कहता रहा हूं, स्टीफेंस कॉलेज का बच्चा, उनको मल्टीनेशनल में संस्कृत के बच्चे को प्लेसमेंट हो रहा है। कहाँ रिस्ट्रिक्शन है? पूरा का पूरा जो होराइजन है उसके लिए ओपन है संस्कृत के बच्चों के लिए। दुखद पक्ष क्या होता है सर, हम लोग जो बेसिक जो है, जिस मूल समस्या को नहीं समझ पाते, वो है एडमिशन प्रोसीजर। जिनको कहीं एडमिशन नहीं होता वो संस्कृत में आते हैं। अब आप सोचिए कि अगर 40%, 45%, 50% वाले बच्चे अगर संस्कृत में आ रहे हैं तो उनका ज्ञान और इंटेलेक्चुअल लेवल क्या हाई होगा, उनकी पहुंच, उनकी समझ कहां तक होगी। इसीलिए वो उस जो कंपटीशन है उसमें पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये यही भारतवर्ष है और यही संस्कृत विषय है जिसने सुप्रीम कोर्ट को जज दिया। ये यही भारतवर्ष है जिसमें कि आज आपको आईजी डीआईजी संस्कृत के भरे पड़े मिलेंगे, जिसने संस्कृत विषय लेकर के दिया। तो ये मुझे लगता है। और जो आज का हम जो एक प्लेयर है, जो अभी मैं बार बार ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ, या जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम क्यों ना अपने से अपनी जीविका का रास्ता तैयार करें। हम क्यों, अगर मैं आज यहाँ पर एक ट्रांसलेशन की शॉप खोल दूं कि मैं अलग अलग भाषाओं का इन भाषाओं से मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, आप भी जानते होंगे कि एक पेज में कितनी कमाई हो रही है। हम संस्कृत में जॉब को गवर्नमेंट जॉब से रिलेट करते हैं, नेशनल से रिलेट नहीं करते। तो हमें चीजों को हमें बच्चों के मन में डालना होगा, पेरेंट्स के मन में डालना होगा कि जॉब इज नॉट फॉर द सब्जेक्ट। जॉब आपका बच्चा अगर अच्छा है, क्योंकि आप तो 12वीं तक बच्चे को, आप 10वीं तक बच्चे को संस्कृत पढ़ाते हैं ना। लेकिन सर एक्चुअली हमें एज कोर्स डिजाइनर, जब हम कोई कोर्स डिजाइन करते हैं तो हमें वहां पे मेंशन करना पड़ता है कि किस किस एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगे, तो वो इन एडवांस हमें देना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। तो उस दृष्टिकोण से मैंने पूछा था कि क्या क्या डोमेन है। एक लाइन से देखिए, संस्कृत में जो डिमांडिंग जो जॉब है, पॉन्टिफ इन मिलिट्री, ये जो पॉन्टिफ इन मिलिट्री है भरे, क्योंकि जो धर्म शिक्षक हम जिसे कहते हैं संस्कृत में जाते हैं। दूसरा लीजिए कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जॉब हैं, चाहे वो तमिलनाडु सर्विस कमीशन हो, चाहे वो यूपी सर्विस कमीशन हो, चाहे वो बिहार सर्विस कमीशन हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उन सब में संस्कृत है। और ग्रेजुएशन करके यू गॉट एलिजिबिलिटी, तो वो वहां ये है। बैंकिंग सेक्टर भरे पड़े हैं संस्कृत से, क्योंकि अगर संस्कृत पढ़ते हुए आप जेआरएफ और नेट मांग रहे हैं, तो सर मैं यही स्टेट करना चाहूंगा कि जब आप जेआरएफ और नेट की तैयारी करते हैं तो उसमें एक फर्स्ट पेपर होता है जो रीजनिंग का होता है। संस्कृत के बच्चे वो रीजनिंग करके तो जेआरएफ क्रैक कर रहे हैं, वही रीजनिंग आपको अटैच होता है बैंकिंग जॉब में। उनकी थोड़ी सी और एडवांसमेंट कर लेंगे तो आप बैंक में चले गए। और हमारे बच्चे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं, संस्कृत के बच्चे। तो देखिए, और दूसरी बात जो अभी मैंने कहा कि राजभाषा वाला जो है, स्टीफेंस कॉलेज के 4-5 बच्चे हैं जो अलग अलग सारे बैंक के जो राजभाषा, जो हिंदी ऑफिसर वाले जॉब में है, वो भरे पड़े हैं। जब तक हम बच्चों में वो दृष्टि नहीं देंगे, जॉब का वो प्लेस खाली ही रहेगा। और जहां जहां संस्कृत के बच्चों ने प्रयास किया है, उनको जीविका और अच्छी जीविका जरूर मिली। आप दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से बखूबी अवगत हैं। केवल संस्कृत में ही न्यूज रीडिंग की बात मैं नहीं कर रहा, हिंदी में भी जो न्यूज रीडर है वो संस्कृत से किए हुए हैं। आप जर्नलिज्म देख लीजिए, भरे पड़े होंगे। मेरे सामने तो डेटा केवल हमारे अपने कॉलेज का है। हमारे अपने कॉलेज के बच्चे, कोई ऐसी विधा नहीं है संस्कृत की जिसमें कि नहीं गए हो। So there are plenty of opportunities are there. तो लेकिन हम जब ये कह देते हैं ना कि संस्कृत में जॉब, then it is the sad part of any subject. But with the help of संस्कृत, जॉब और इजी पड़ जाती है, क्योंकि संस्कृत में सब और सब्जेक्ट की कंपैरिजन में मार्क्स अधिक आते हैं। बहुत अच्छा, जी। तो समय की थोड़ी मर्यादा है। मैं 2 प्रश्न बहुत ही संक्षेप में आपसे करूंगा और उसका संक्षेप में मैं उत्तर भी चाहूंगा। तो
जैसा कि मुझे आपके रिच प्रोफाइल से ज्ञात हुआ कि आपकी रुचि या अभिरुचि अभिनय एवं निर्देशन में भी रही है। जी, जी, जी। आपने कई टीवी सीरियल में जी, एक्टर और डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। जी। मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि कभी आपको ऐसा लगा कि हम अभिनय के ज़रिए अपने करिकुलम में एक नया पेडागॉजिकल इनोवेशन ला सकते हैं, मूवीज़ या सीरियल में अभिनय के यस, ज़रिए या इन यस। अदर वर्ड्स लर्निंग आउटकम को हम 3 घंटे की मूवीज़ के ज़रिए बेहतर बना सकते हैं, कुछ ऐसा आपको कुछ ऐसा लगा? जी, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि संस्कृत के माध्यम से और संस्कृत में रहते हुए आप बॉलीवुड में अपना पैर जमा सकते हैं, सीरियल में अपने पैरों को जमा सकते हैं। मैं 2-3 नाम लेना चाहूँगा। अपने पुराने ज़माने के सत्येन कप्पू जी थे, जो कैरेक्टर रोल में आते थे। सत्येन कप्पू अब नहीं रहे, संस्कृत से थे। अभी अभिमन्यु कुमार स्टीफेंस कॉलेज का संस्कृत का छात्र जो मेरे सीरियल की शूटिंग देखते हुए उसके मन में बॉलीवुड में जाने की भावना जगी। अगर आप ट्रू संस्कृत के छात्र हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है। मेरा मेरा सर प्रश्न जो था, वो प्रश्न एक्चुअली मेरा प्रश्न ये था कि पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेज़ जो हैं, मतलब संस्कृत भाषा को हम नहीं अगर सीख पा रहे हैं, तो क्या मूवीज़ के ज़रिए कुछ इस तरह का चित्रण किया जाए, जिससे कि लर्निंग आउटकम मैक्सिमाइज़ हो सके? जी, मेरा जी, इस जी, बात जी, पे जी। बल था। हुँ। हाँ, मैं इसमें अब सर क्या कहूँ क्योंकि 3 घंटे अगर कोई जाकर के सिनेमा हॉल में अपना समय बर्बाद करता है और अंत में मिलता कुछ नहीं है, अधिकतर देखा गया आजकल की फ़िल्मों में, तो मेरा ये है कि कुछ संस्कृत के उत्थान के लिए या प्रचार-प्रसार के लिए कुछ ऐसे मतलब सेगमेंट बनाए जाएँ, जिससे कि लर्निंग आउटकम बढ़े लोगों का। आपके सामने ही बोल रहा हूँ। 1 सप्ताह पहले मैंने अपने 2 मित्रों को केवल इसीलिए बुलाया था कि संस्कृत के माध्यम से हम संस्कृत के लिए हम लोग चाहते हैं एक मूवी बनाने के लिए और हमने हाँ। यहाँ तक कहा था कि केवल ये संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए होगा और हमने हुँ, स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया है। ये हुँ, सत्य है, आपने बड़ी अच्छी बातें कही क्योंकि जैसे-जैसे हमारा समाज और हमारी इच्छाएँ बदलती जा रही है, हुँ, हुँ, उसमें ये जो दृश्य माध्यम है वही एक अच्छी भूमिका निभा पा रहा है और बच्चों को जोड़ पा रहा है और बच्चों में जिस चीज़ को हम कमी देख रहे हैं वो उसमें हम डाल सकते हैं। हुँ, संस्कृत इस बिल्कुल। माध्यम से, अभिनय के माध्यम से एक बेटर वे पेडागोजी का हो सकता है। एक हाँ, चाइल्ड यही नॉलेज चीज़ मैं डेवलप जानना करने चाह रहा था। जी, जी, नहीं, एकदम बहुत अच्छा। निस्संदेह इसमें मतलब बखूबी बहुत जी। ही बढ़िया ये। जी, एक छोटा प्रश्न मेरा यहाँ ये है, फिर हम अपनी बातचीत को समाप्त करेंगे कि आपने यूजीसी के लिए मतलब कई प्लेटफ़ॉर्म पर जैसे मूक एवं स्वयं जैसे आभासीय पटल पर आपने कई कोर्सेज़ डिज़ाइन किए हैं। तो लेकिन कहीं न कहीं हम सबके दिमाग में आज जो ऑनलाइन एजुकेशन है, उसको लेकर के अब उतना आकर्षण अब नहीं रहा, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मतलब आपके कोर्सेज़ जो डिज़ाइन किए गए, क्या आप उनको इफ़ेक्टिव मानते हैं ऑनलाइन मोड में डाल कर के? सर इसके 2 रूप हैं। मैं तो सबसे पहले पूरी तरह से इसका विरोध करता हूँ कि टीचिंग लर्निंग ऑनलाइन मोड नहीं होनी चाहिए। हुँ, ये मैं एक शब्द में पहले इसको ये डिस्क्लेमर लगा करके अपने आगे की बात कर हुँ, रहा हूँ। कोरोना के कारण इस चीज़ को बहुत गति मिली और हम लोग सभी इस चीज़ को जानते हैं कि इन चीज़ों को कोरोना के कारण बहुत गति मिली। हुँ, हुँ, अब जो ये मूक और स्वयं वाली बात है, हुँ, हुँ। हम इसको रेफरेंस बुक की तरह ट्रीट करते हैं। हम अच्छा। इसे ये ट्रीट नहीं करते कि दैट इज़ यू कैन गेट एवरीथिंग देयर, नो इट इज़ नॉट। हुँ, क्या हुँ, होता है मैं अभी सच्चाई बताऊँ, मैं अपना अनुभव बताऊँ कि हुँ, मेरे इस मूक लेक्चर का परिणाम रहा कि मैं वैंकूवर में बैठा था हुँ, और हुँ, वहाँ का एक स्टूडेंट ने मेरे को उसी से रिकॉग्नाइज़ किया। हुँ, हुँ, अर्थात वहाँ पर बच्चे उस चीज़ को सुन रहे हैं। हुँ, हुँ, परसों हुँ, मैं संस्कृत डिपार्टमेंट गया था। 2 बच्चे मेरे से दौड़े-दौड़े इसलिए मिलने के लिए आए कि ये वही सर हैं जिनका कि लेक्चर आता है और मृच्छकटिकम तो मैंने इन्हीं के लेक्चर से पढ़ा। क्या हो हुँ, रहा है आज के समय में सर? हम सभी किसी न किसी रूप में व्यस्त रहते हैं हुँ, हुँ, और हुँ, ये एक ऐसी विधा है कि हम चाय बनाते हुए भी उन चीज़ों को सुन करके कुछ चीज़ों को सीख लेते हैं। कई लोगों ने यहाँ तक कहा, मैं मैसेज आपको भेज सकता हूँ हुँ, कि हुँ, हुँ, मेरे लेक्चर के कारण उन्होंने कहा कि सर आप ही के लेक्चर में मैंने सुना कि पीन शब्द का अर्थ मोटा होता है।
और वो मुझे परीक्षा में पूछा था, और अगर ये मैं सही नहीं बताता तो मेरे इतने नंबर रहते और मेरा नहीं होता। हमारे लिए परेशानी यही है कि सारी जगहों पर अच्छे महाविद्यालय, अच्छे विद्यालय नहीं है। और सॉरी से कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर अच्छे शिक्षक भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सारे प्लेटफॉर्म है उनके लिए ये एक हेल्प करता है, लेकिन बट अगेन आई एम सेइंग इट इज जस्ट लाइक अ रेफरेंस बुक। हम इसको नहीं कहेंगे कि टेक्स्ट बुक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस रूप में इसीलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से डिनायल तो नहीं ही कर सकते, लेकिन स्टिल जो क्लासरूम टीचिंग है उसका कोई पैरेलल नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। क्योंकि चिंता आजकल एक ये बढ़ रही है कि हमारे भी विश्वविद्यालय में मैं देख रहा हूँ कि कोई भी विषय जैसे है, सपोज इंग्लिश लिटरेचर में ही कोई जैसे अमेरिकन लिटरेचर ऑप्ट कर रहा है। तो अब ये बात आ रही है कि अगर वो बच्चा चाहे तो अमेरिकन लिटरेचर स्वयं के प्लेटफॉर्म पे जाकर के वहां से वो क्रेडिट अर्न कर सकता है। तो ये जो फ्रीडम दे दी गई है ना, और उसमें भी ये है कि 50% कोर्सेज आप ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं, 50% आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। तो ये मुझे तो इसीलिए तो मैं आपका वो समर्थन कर रहा हूँ ना कि हम विश्व गुरु बनने नहीं जा रहे हैं, हम विश्व चेला बनने जा रहे हैं। ये इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो वही रहना चाहिए, और इन सारी चीजों का एडिशनल मान के चलिए ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं, रिकमेंडेड बुक, सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज, बिब्लियोग्राफी बना के देते हैं ना बच्चों को रीडिंग्स, उनमें इनको आप डालो। अगर आप इनको करिकुलम का मेन पार्ट बना देंगे तो सही में फिर हम कह सकते हैं कि ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि उस मीडिया पर भी जो ऑथेंटिसिटी ऑफ जो नॉलेज है आप उसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो चलो यूजीसी कर रही है, कई ऐसे प्राइवेट हैं जो अपना अपना चला करके अपना अपना थ्रो कर रहे हैं। जब सुनते हैं उनको, हो सकता है वो अपने दृष्टि से सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूब को नहीं आना चाहिए मार्केट में, ऐसे चीजों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों स्थिति हो रही है बच्चों के साथ। बच्चे खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं या ये गलत कह रहे हैं। उसका ये दुष्परिणाम है। अगेन, क्लासरूम टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग एवेन्यू। थैंक यू, थैंक यू। सो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट डिलाइट टॉकिंग टू यू सर, एंड एक बड़ा ही इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिलता है आपसे जब भी हम बात करते हैं। तो लेकिन समय की एक मर्यादा है, और अंत में हमेशा की तरह हम अपने सभी अतिथियों से यह आग्रह करते हैं कि वे हमारे व्यूअर्स के लिए या समाज के लिए एक शांति संदेश दें, ताकि हम एक शांत एवं प्रगतिशील समाज की कल्पना को साकार कर सकें। तो 2 शब्द आप इस पे बोलें सर। मैंने जीवन में जिस एक चीज को लक्ष्य किया है वो है सत्यम, शिवम और सुंदरम। ये हमारा लक्ष्य है कि जो सत्य है उसे स्वीकार करें, शिवम जो सबके लिए उपयोगी हो उसकी चर्चा करें, और जब सत्य और शिव है तो वो ऑटोमेटिकली सुंदर होगा ही। और सबके लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है, ऑनेस्ट डेडिकेशन एंड डेडिकेटेड ऑनेस्टी। ये मेरे हमारे व्यूअर्स के लिए ये शब्द है। बहुत ही बढ़िया, सो मीनिंगफुल। तो सर आज आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। और नहीं, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे याद किया। मुझे इसकी आशा नहीं थी और आपने अवसर दिया, वो आशा को आपने विश्वास में बदल दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सराहनीय बौद्धिक योगदान के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। और इस अवार्ड को सहर्ष स्वीकार करने के लिए मैं अपनी टीम और अपने समस्त दर्शकों की ओर से आपको यही कहूंगा, ढेरों बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Life Express Icon of India Award is proudly presented to Dr. Pankaj Kumar Mishra for his exemplary contributions to Indian knowledge system on 22nd December 2024.
नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के ICAS सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। आज का ह्यूमन वैल्यू हिंदी के ट लेटर या ट अक्षर से हमें बनाना है और पिछली बार की तरह इस बार भी मैंने मैसेज फॉर्म में ट से एक ह्यूमन वैल्यू देने की कोशिश की है और वो है टूटे नहीं। इस दुनिया में कई चीजें टूटती हैं, जैसे आपके सामान टूटते हैं, आपका रिश्ता टूटता है, आपके परिवार टूटते हैं, समाज टूटता है, देश टूटता है और कई बार आपका दिल टूटता है। यहाँ टूटना से मुझे एक शायरी भी मेरे जहन में आ रही है जो इस प्रकार से है। टूटी रोटी फिर से पकाई नहीं जाती, उजड़ी दुनिया फिर से बसाई नहीं जाती, यूं तो जुड़ जाती है रस्सी भी टूट कर, मगर नजरों से वो गांठ छुपाई नहीं जाती। आप इस शायरी के मतलब पे गौर करें या बाद में कीजिएगा, लेकिन जिस पर्पस से मैं आपको कह रहा हूं कि टूटे नहीं, उससे मेरा मतलब है कि आपका जुनून या पैशन या जीवन जीने का जज्बा कभी कम ना हो, कमजोर ना हो। चाहे आपकी स्थिति या परिस्थिति कितनों ही खराब क्यों ना हो जाए, कितनों ही प्रतिकूल क्यों ना हो जाए या नेगेटिव क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको कभी भी टूटना नहीं है। बड़ा दुख होता है कि कई बार हमारे बच्चे छोटी छोटी असफलता से टूट जाते हैं और गलत कदम तक उठा लेते हैं, लेकिन फिर से यही कहूंगा कि टूटे नहीं, क्योंकि सनसेट के बाद सनराइज ही होता है। इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक पारंपरिक मान्यता के वैज्ञानिक कारण की ओर। और आज के इस सेगमेंट में हम ये जानना चाहेंगे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र किरणों से भीगी खीर खाने का क्या वैज्ञानिक महत्व है। सूर्य की किरणों व चंद्रमा की रश्मियों में रोगनाशक शक्ति होती है, ऐसी भारत के मनुष्यों की हजारों साल पुरानी मान्यता है। सूर्य की किरणों का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। इस सत्य को तो आज का मानव भी मानता है। चंद्रमा का मनुष्य के मस्तिष्क पर असर होता है, यह तथ्य भी वह स्वीकारता है, पर चंद्रमा की रश्मियां पेड़ पौधों पर असर करती है, यह बात वह पूर्ण रूप से नहीं स्वीकारता। इसके विपरीत आयुर्वेद के अनुसार चंद्रमा की रश्मियों का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा के घटने व बढ़ने के साथ साथ पेड़ पौधों के अंदर जो रसायन होता है वह भी घटता बढ़ता रहता है और उनका प्रभाव भी भिन्न होता है। इस कारण आयुर्वेद में औषधियों को तैयार करने के लिए पेड़ पौधों से फल व पत्तियां चंद्रमा की स्थिति के अनुसार तोड़ने का विधान है। भारतीय मनुष्यों का ऐसा मानना है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रश्मियां भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के भूभाग पर विशेष प्रभाव रखती हैं। इसलिए इस रात्रि में देशी गाय के दूध व चावल से बनी चारू या खीर बहुत
लाभदायक होती है। यह विशेष प्रकार से तैयार की जाती है। शुद्ध मिश्री, इलायची मिलाकर उसको मलमल के कपड़े से ढककर रात्रि में 8 से 9 बजे से अर्धरात्रि के बाद तक चंद्रमा की शीतल व आरोग्यप्रद रश्मियों में रखते हैं। तत्पश्चात भगवद स्मरण करते हुए उस खीर को उसी रात्रि को सकुटुंब खाएं। ऐसा करने से आप वर्ष भर रोग प्रतिरोधक शक्ति प्राप्त करते हैं। चंद्रमा की रश्मियां अपने प्रभाव से खीर को एक अचूक टॉनिक की तरह बना देती है। ऐसी भी मान्यता है कि शुक्ल पक्ष में यदि किसान बीज बोते हैं तो उनकी फसल अधिक लाभदायक होगी, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव उस समय बीज पर अपना प्रभाव डालता है और वह सशक्त होकर अंकुरित होता है। परंतु वायु प्रदूषित इस युग में चंद्रमा की किरणें भी हमें आज शुद्ध रूप में महानगरों में नहीं मिलती। ऐसे में शरद पूर्णिमा की खीर किसी शुद्ध स्थान पर बनाना हितकर है। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर डॉक्टर पंकज मिश्र जी की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही थी कि यदि भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना हो तो भारतीय दर्शन को हमें समझना होगा, और भारतीय दर्शन को समझने के लिए यू हैव टू अवेकन योर कॉन्शियसनेस। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों के पास आज के जैसे संसाधन या वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे। फिर उन्होंने सभी प्लैनेट्स की गति को अपने अवेकेंड कॉन्शियसनेस से देखा, जाना और उसकी गणना भी की, जो आज भी मैं कहूँगा कि सही है। दूसरी बात, भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन है, यानी सभी कालखंड में या समय में शाश्वत है, और वो अनुभव से उत्पन्न होता है। इस संदर्भ में मेरा यही कहना है कि आप अपने कीमती समय से प्रतिदिन कुछ समय निकालें और भारतीय दर्शन को पढ़ें, जिससे आपकी योग्यता एवं पात्रता बढ़ेगी भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, एंजॉय योर टाइम मीनिंगफुली, और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।